सर आवाज नहीं आ रही। सर आपने खुद को म्यूट कर रखा है। म्यूट ऑफ अनम्यूट करो। अब आई चिल्ला क्यों रहा है? आई आवाज? हाँ सर, आ गई ना? हाँ सर, हाँ सर, यस सर, हाँ सर आ गई। ओके ओके। ठीक है। आ रही आवाज? आ रही? नो सर। सर बंद हो गई। सर वापस सर नहीं आ अनम्यूट रही करो है। अपने आप को। सर आपने खुद को म्यूट कर लिया। सर वापस म्यूट कर लिया, वापस अनम्यूट करो। नहीं सर। सर वापस करो, अनम्यूट करो अपने आप। नहीं सर, नो सर, वापस करो। सर आवाज अनम्यूट करो। अब आ रही है? हाँ सर। यस सर यू आर ऑडिबल नाउ। ओके। हाँ, तो कल हम पढ़ रहे थे बड़े भाई साहब, है ना? और बड़े भाई साहब ने हमने कुछ पढ़ लिया था। अब आगे बात करेंगे कि बड़े भाई साहब किस तरह से उनको शिक्षा देते हैं, डांट देते हैं, बातें बताते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में, उस बारे में बात करेंगे। आप आ जाए पेज नंबर 56 पर, और 56 का जो लास्ट पैरा है, लास्ट पैराग्राफ पे आ जाएंगे आप, है ना? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जब वो खेल कर आते और खेल कर आते तो भाई साहब उनसे पूछते कहाँ थे, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे पाते। तो जो भी उनको कहना होता है, लताड़ देनी होती है, डांट देनी होती है, सुनाना होता है, वो सुना देते हैं। जवाब ही क्या था उनका? जवाब भी कुछ नहीं था। क्या देते हो? अपराध तो मैंने किया है, अपराध तो है, खेलने तो गए हैं। लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, अर्थात उपदेश प्रवचन देना, अर्थात प्रवचन देना में माहिर, देने में माहिर थे वो। कुछ भी जो भी टॉपिक मिल जाए उस पर वो सुनाते थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्तिबान चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे उदाहरण देते उनको कि वो उनके जो टुकड़े टुकड़े जाते हैं हृदय के, है ना, हिम्मत टूट जाती है। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति में अपने में नहीं पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। पता है इतनी डांट सुनने के बाद, इतनी डांट सुनने के बाद जब वो सोचता है कि क्या करना है यहाँ जब पढ़ के, क्यों नहीं मैं रोज डांट खानी पड़ती है भाई साहब की, क्यों नहीं अपने घर चला जाऊं, इस तरह से वो सोचता। जो काम मेरे बूते के बाहर है, अर्थात मैं कर नहीं सकता और पढ़ नहीं सकता, ज्यादा पढ़ाई में मन नहीं, खेलने ज्यादा ध्यान है, इसलिए मैं क्यों नहीं अपने घर चला जाऊं, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। अर्थात ऐसा जहाँ पर डांट पड़ती हो और बहुत भाई साहब डांट खानी हो, ऐसा काम क्यों करूं मैं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, अर्थात जो मूर्ख बना हूं मैं, जो काम करता हूँ, खेलने का काम करता हूँ, उसमें क्या नाम से मंजूर था। लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था, अर्थात काम भी नहीं होगा, काम करूंगा तो चक्कर आ जाएंगे। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बाद उठ जाते और थोड़ी देर बाद सोचता, सोचने के बाद बात आई गई हो जाती, निकल जाती, तो निराशा मन के अंदर आती, वो भी चली जाती, और थोड़ी देर बाद फिर वही मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा पढ़ूंगा। सोचता कि नहीं पढ़ना चाहिए, भाई साहब मेरे ये कहते हैं, मेरे अच्छाई के लिए कहते हैं, इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ूंगा। इस तरह की बात थोड़ी देर सोचने के बाद वापस समय उनका ठीक हो जाना। चटपट एक टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल जानते हो आप, समय सारणी इसको बोलते हैं, वो बना लेते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक का
इतने बजे से ये क्लास, इतने बजे से क्लास, इतने बजे खाना, इतने बजे नाश्ता, इतने बजे क्या नाम से सोना, ये सारी चीजें वो अपने टाइम टेबल में बना लेते हैं। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूँ? अर्थात पहले नक्शा बनाते, इतने बजे उठना, मुझे इतने बजे बाथरूम जाना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर क्या नाम से स्कूल जाना है, फिर वापस आना है, इस तरह का पूरा वो टाइम टेबल नक्शा बना लेते हैं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल हो जाती, अर्थात खेल कूद इसमें बिल्कुल नहीं होता है। खेल कूद के बारे में तो डांट खानी पड़ती है रोज, और खेल कूद रखेंगे तो फिर डांट पड़ेगी, इसलिए वो छोड़ देते उसको। प्रातः काल 6 बजे उठना है, अर्थात नक्शे में क्या था, 6 बजे उठेंगे सुबह प्रातः काल, और मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, अर्थात तैयार होकर के अपने जो देने के काम है उसे तैयार होकर के और क्या नाम से वो पढ़ जाएगा, पढ़ने को तैयार हो जाएगा, पढ़ने बैठ जाएगा। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ना, 6 बजे से लेकर के 2 घंटे सोए, 6 से 8 तक, 6, 7, 8, 2 घंटे वो अंग्रेजी पढ़ते थे। 8 से 9 तक हिसाब होते हैं मैथमेटिक्स, अर्थात 8 से 9 1 घंटा मैथमेटिक्स किताब पढ़ते, और से 9 से 9:30 तक इतिहास, 9 से 9:30 तक आधा घंटा इतिहास में जैसे सब्जेक्ट होता है उसमें से समझ लेते हो, मैथ से ज़्यादा देते, अंग्रेजी ज़्यादा देते, और इतिहास कम देते, इतिहास को केवल आधा घंटा ही देते। तो 9:30 तक इतिहास का पाठ पढ़ते, फिर भोजन और स्कूल, फिर अपना भोजन किया, खाना खाया, और उसके बाद स्कूल की तैयारी करते सुबह 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, वापस आएंगे स्कूल से पढ़ा के, और क्या नाम से थोड़ा रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। आराम करने के बाद 4 से 5 तक भूगोल, फिर 1 घंटा भूगोल को देते, 4 से 5, और 5 से 6 तक ग्रामर, 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक ग्रामर पढ़ते हिंदी की। आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, और उसके बाद आधे घंटे का जो समय है वो निकाल करके हॉस्टल कहीं जाना नहीं, हॉस्टल के सामने टहलना, घूमना, देखना भी करना है। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी, 1 घंटा फिर अंग्रेजी पढ़ते, 6:30 से लेकर के, और 7:30, 6:30 से 7 तक, सो आधा घंटा अंग्रेजी कंपोजिशन। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, फिर खाना वाना खा के, और खाना खाने के पश्चात क्या नाम से तैयार होकर के, फिर 8 से 9 1 घंटा, 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक अनुवाद करते हो। 9 से 10 तक हिंदी, 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक हिंदी का समय बनाया, और 10 से 11 तक विभिन्न विषय फिर लेना, 10 से 11 तक जो भी विषय रह गया है उसमें करनी लगी पढ़ाई में, टटोल देते पूरे उसको और देखते, और फिर विश्राम के रात्रि को गो टू बेड, अर्थात सोने की तैयारी, सोने की तैयारी। इस तरह से उन्होंने एक समय बनाया। मगर टाइम टेबल बनाना एक बात है, वही बनाते हैं, आप भी बना सकते हो, बना लेते हो और बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन उस टाइम टेबल पर चलना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उस टाइम टेबल को क्रियान्वित करना बड़ा मुश्किल है। एक बात है उस पर अमल करना, दूसरी बात अमल होता है इम्प्लीमेंट करना, उसको क्रियान्वित करना, अर्थात टाइम टेबल बन गया, लेकिन उस पर चलना, टाइम टू टाइम बैठना, टाइम टू टाइम उसको निकालना, ये बड़ा मुश्किल काम है। पहले दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाए, अर्थात बना तो लिया लेकिन पहले दिन उसकी अवहेलना, कि वो टाइम पर नहीं कर पा, टाइम पर नहीं बैठ पाता, टाइम पर नहीं जा पाता। ठीक, अर्थात पहले दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, अर्थात बार देखते, मैदान की हरियाली देखते, हवा के हल्के हल्के झोंके, जब हवा ठंडी हवा आती बाहर से, वो फुटबॉल के उछल कूद, फुटबॉल खेलते हैं और उछल कूद देखते हैं। कबड्डी के, अर्थात कबड्डी खेलते, कबड्डी के जो पकड़ना, छोड़ना, गाँव गाँव, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती, और वॉलीबॉल में किस तरह से एक दूसरे को बॉल मारना, बॉल को पकड़ना, बॉल को दूसरे पहुंचाना, मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच लिया, अर्थात मेरा ध्यान बार बार बदल जाता, अर्थात मैं सोचता कि क्यों नहीं मुझे ये सारी चीज मिल जाए खेलने के जाता, और वहां जाते मैं सब कुछ भूल जाता। जब जैसे बाहर गया,
बाहर जाते ही सारी जो पढ़ाई की बातें हैं सब भूल जाता, कुछ याद नहीं रहता, सारी बातें हुई खेल कूद, वॉलीबॉल, फुटबॉल और जो भी खेल खेलते थे वो सब शुरू हो जाता, उनके दिमाग में आ जाती है। वह जानलेवा टाइम टेबल अर्थात जानलेवा था कि खेल कूद तो पूरा खत्म हो गया उसके अंदर, अब केवल पढ़ाई है और पढ़ाई है, इसलिए वो पढ़ाई पहले शुरुआत में उनके लिए मुश्किल थोड़ी। वह आँख फोड़ पुस्तकें, तब पुस्तकें जिनको आँख फोड़ो, आदमी पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ने की आँखें टूट जाती, किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता, अर्थात फिर वही सुनने को मिलता, भाई साहब की फजीयत, भाई साहब की डांट है, भाई साहब के जो कानून को मिलता और नसीहत जो शिक्षा वो याद आती कि भाई साहब इसे कहा करते थे, और फजीयत मतलब उनके अपमान किया करते थे का अवसर मिल जाता भाई साहब। मैं उनके साये से भागता, उनके साये से दूर रहना चाहता भाई साहब, ताकि कोई इस तरह डांट वाट करने का, प्रवचन सुनने का, डांट खाने का मौका मुझे नहीं मिले। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, अर्थात वो मुझे देखे नहीं, देखिए कैसे नहीं साथ रहेंगे देखेंगे, लेकिन लेखक की कोशिश रहती कि वो मुझे देखे नहीं, चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि मैं खबर हूँ, और कमरे में जब भी आता चुपचाप दबे पाँव आवाज, पैरों की डांट की आवाज उनके भाई साहब तक न पहुंचे, इस तरह से मैं उनके पास आता। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले, जैसे मैं खेल के आया और खेल के आने के पश्चात भाई साहब ने मुझे देखा, मुझे देखते ही मेरे प्राण निकले, मतलब जमीन से किसी के निकली कि अब डांट पड़ेगी, अब कुछ सुनने को मिलेगा। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लगती मानो, हमेशा आफत नंगी तलवार पड़ेगी होगी, अर्थात आफत की अच्छा आफत रोज रोज खेल कौन है भाई? 1 hour हैं? फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में रहता है, जब मरता आदमी तब भी जीवित रहता आदमी, मरने से पहले तब भी वो मोह माया उसके साथ में लगी रहती है, वो डूबा रहता है उसमें, वही मेरे साथ था। मैं फटकार और गुर्दियाँ खा कर भी खेल कूद कर प्रचार नहीं कर सकता, अर्थात इस प्रकार से डांट खा करके गुर्दियाँ मतलब फटकार सुन करके, उनकी जो बातें सुन करके, उनकी लताड़ सुन के, और फिर भी मेरा मन खेल से दूर नहीं जाता, खेल में ही लगा रहता। इस तरह से वो पहले दिन का जो बनाया था उन्होंने आराम से टाइम टेबल समय सारणी, वो पहले दिन से उनकी वेलना उसकी शुरू हो जाती, इस तरह से। अब आगे क्या होता है, आगे देखो सालाना इम्तिहान हुआ, सालाना मतलब वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फेल हो गए, भाई साहब कक्षा में आगे नहीं जा सके, उसी कक्षा में फेल हो गए। मैं पास हो गया और खेलने कूदने वाला, डांट खाने वाला, नताड़ खाने वाला पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया और क्लास के अंदर फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन उन्होंने प्राप्त की। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया, कहाँ 5 साल का अंतर था पहले, अब केवल 2 साल का अंतर रह गया क्लास में। जैसे मान लो 6 में है वो 8 क्लास में, ऐसे 2 साल का। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथ, मन तो किया कि भाई साहब को 2-4 बातें सुना दूं, बहुत डांटा करते थे आप, पढ़ने के लिए बहुत कहा करते थे, लेकिन देखो मैं तो पास हो गया और आप फेल हो गए। लेकिन आपकी कौन तपस्या कहाँ गई, आप जो पढ़ाई कराया करते थे, आप अध्ययन करते थे, बड़े अध्ययनशील थे, बड़े संयमी थे, हैं, वो पढ़ाई आपकी कहाँ गई, आप फेल हो गए। और मैं खेलता कूदता जाता, पढ़ाई भी कम करता, फिर भी क्लास में फर्स्ट आया, तो इसलिए बोलता मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा, आप मुझे देखिए आराम से खेलता हूँ, आपके डांट भी करता हूँ, है और दर्जे भी और क्लास के अंदर फर्स्ट पोजीशन में मेरी आई। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई, अर्थात फेल होता आदमी तो उदासी आई जाती है, दिली उदासी है ना, और उदासी के चक्कर में आदमी दूसरा आदमी कुछ कर नहीं पाता। तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार लज्जा इस पर लगा, अर्थात ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति से कुछ कहा जाए तो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लज्जा इस पर लगा।
शर्म आती है। बड़े भाई साहब एक और बड़े भाई साहब फेल हो गए और फेल होने के बाद उनसे 2-4 बातें उनसे कहें तो भी अच्छी बात नहीं है। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान होगा, अर्थात अभिमान स्वयं में जाग गया होगा कि मेरे को है, आप रोज पढ़ते हैं, आप अपना पढ़ते हैं, आप अध्ययनशील हैं, आप किताबें सामने रखे रहते हैं, फिर भी आप फेल हो गए और मैं खेलता हूँ, पढ़ता हूँ, थोड़ी देर के लिए पढ़ता हूँ, फिर भी पास हो गया, तो मेरा आत्मसम्मान भी बढ़ा, मैं आप में आत्मसम्मान बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर रहा, अर्थात जो रोज रोज डांट किया करते थे, रोज वचन दिया करते थे, रोज कुछ सुनाया करते थे, वो बातें भाई साहब के अंदर धीरे धीरे कम हो गई। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, अर्थात अब मैं आराम से जाता, आराम से खेल कूद करता और फिर आता। अब डर नहीं रहा भाई साहब का डर बिल्कुल मेरे अंदर नहीं रहा। दिल मजबूत था, हृदय मजबूत था, हार्ट स्ट्रॉन्ग था। अगर उन्होंने फिर से मेरी फजीयत की, अर्थात मेरा अपमान किया, तो साफ कह दूंगा, सीधा सीधा बोल दूंगा, आपने अपना खून जला कौन सा तीर मारा, अर्थात आपने रात दिन पढ़ के, रात दिन मेहनत करके, खून जला करके और कौन सा तीर मार लिया, कौन से अपने लक्ष्य में को प्राप्त कर लिया, यानी फिर भी आप फेल हो गए। आप रात दिन पढ़ते थे, उसके उपरांत भी आप कक्षा में फेल हो गए। इस तरह की बात मैं उनको कह दूंगा। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, और मैं तो खेला भी, कूदा भी, लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ, और पढ़ाई भी की, और उसके उपरांत भी मैं कक्षा में प्रथम आ गया। इस तरह की बात मैं उनको कह दूंगा। अगर उन्होंने मेरे को डांटा, मेरी फजीयत की या मेरा अपमान किया, तो मैं इस तरह से भाई साहब से बोल दूंगा। जबान से है कि जताने का, सास होने पर भी मेरे रंग रंग में साफ जाहिर होता कि भाई साहब का वो आपका मुझको नहीं। अर्थात जब देखता भाई साहब के खेले को, हाव को, तो लगता कि भाई साहब अब वो जो पहले जो सुनाया करते मेरे को रोचन, तो बात बात पर डांटा करते थे, तो खेलने से आने के बाद वो डांटते थे मुझे, वो डांटना उनका नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भाग लिया, और भाई साहब भी समझ गए इस चीज को कि जब मैं डांट नहीं रहा हूँ, कहीं नहीं रहा हूँ, तो इसकी जो स्वच्छता है, इसकी आजादी की दौराई बढ़ रही है। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, अर्थात वो किताबों में पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे, लेकिन फिर भी अनुभवी थे, फिर बुद्धिमान थे, बुद्धिजीवी थे, तो उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गंडे की फेंक करके ठीक भोजन के समय लौटा, की बात है, तो बाहर गया, और बाहर जाकर के गिल्ली होता है, लकड़ी से बनाते हैं गाँव में, गाँव का खेल है, गाँव में ज़्यादा खेलते हैं, गिल्ली लकड़ी की बनाते हैं, काटते, डंडा होता है उससे मारते हैं। तो वो गिल्ली डंडा खेल खेलने लगा, और खेल कर जब आया तो लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार की, मतलब कुछ कहना है, कुछ उनको डांटना है, कुछ फजीयत करनी है, कुछ सुनाना है, और मुझ पर टूट पड़े। आते छोटे भाई पर शुरू हो गए। देखता हूँ इस साल पास हो गए, क्या सुनाया कि तुम इस साल पास हो गए, अच्छे मार्क्स से पास हो गए हो, अच्छी बात है, और दर्जे में अव्वल भी आ गए, और कक्षा में फर्स्ट क्लास भी आए हो, फर्स्ट क्लास में तुमने पास किया है, तो तुम्हें दिमाग हो गया, तुम्हारा दिमाग सर गया, दिमाग मतलब तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है, दिमाग हो गया मतलब दिमाग हो गया मतलब अहंकार आ गया। मगर भाईजान, भाई छोटे भाई, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, अतः इसलिए जो घमंड क्या करते थे बड़े बड़े लोग उदाहरण देते हैं, वो रावण का उदाहरण देते हैं, दारूण का उदाहरण देते हैं, और कई से लोगों को उदाहरण देते हैं कि इनके उदाहरण, इनके क्या नाम, जो अहंकार था वो भी किस तरह से टूट गया। तुम्हारी क्या स्थिति, तुम मामूली आदमी हो, मामूली इंसान हो, छोटे बच्चे हो, और तुम इस तरह से अहंकार करते हो, घमंड करते हो, तो उसकी क्या औकात है। इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा है, आप उदाहरण दें रावण का, रावण को सब जानते हैं आप, रावण कितना अहंकारी था, कितना अभिमान था उसके अंदर, लेकिन उस अभिमान को भगवान राम के सामने उठना पड़ा, मरना पड़ा उसको। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश किया, अर्थात रावण को पढ़ के, रामायण को पढ़ के, रामायण को पढ़ के, और रावण से कौन सा उपदेश, कौन सी शिक्षा, कौन सा ज्ञान तुमने प्राप्त किया, अर्थात कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, या यो ही पढ़ गए, या केवल ऐसे पढ़ गया कि हाँ ठीक है, रावण था, रावण के अंदर अधिकार था, सीता को लेके आया था, और सीता को देना नहीं चाहता था, और राम ने उसके द्वारा मारा गया, ये इतनी बात तुमको याद है। बाकी जो वास्तविक स्थिति है अहंकार में
व्यक्ति किस तरह से मारा जाता है, ये तुमने नहीं पढ़ा। महज इम्तिहान पास कर लिया, कर लेना कोई चीज नहीं है। अर्थात इस प्रकार से पढ़ लिख करके किताबें और याद करके विद्या के द्वारा परीक्षा पास करना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी चीज नहीं है। असल चीज है वास्तविकता है। क्या है वास्तविकता? बता रहे हैं, बुद्धि का विकास। अर्थात पढ़ाई लिखाई वो सही है जिससे बुद्धि का विकास होता हो, जिससे समझ बढ़ती हो, जिसमें सोच समझने की शक्ति बढ़ती हो। तो इस तरह की बातें वो कहा करते हैं। जो कुछ पढ़ो उसको अभिप्राय समझो। अर्थात जो भी पढ़ा आपने, जो भी समझा है, उसका अभिप्राय, उसका मतलब समझिए कि इसमें जो कहा गया है, इसमें जो लिखा गया है, इसमें जो बताई गई बात, वो क्या अच्छी है, क्या बुरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आदि बातें। अभिप्राय मतलब अर्थ समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। रावण पूरे संसार का, दुनिया का स्वामी था, भूमंडल का मालिक था, राजा था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, और जो ऐसा राजा होता है उसको चक्रवर्ती सम्राट हमारे यहाँ कहा जाता है। चक्रवर्ती पूरे ब्रह्मांड के उसमें जो राजा होता है। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ। अंग्रेज भी आजकल दुनिया में फैले हुए हैं और उनका साम्राज्य है, कई राज्यों पर है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। ये चक्रवर्ती नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते? संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों को आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इनके अलावा, कुछ देशों के अलावा, तो कई राष्ट्र ऐसे भी है जो अंग्रेजों के आधिपत्य में, अंग्रेजों के उसमें नहीं है, अंग्रेजों के साम्राज्य से बाहर है। इसलिए वो अंग्रेज जो है ब्रिटेन के, ब्रिटिश के, वो न चक्रवर्ती सम्राट है, और दूसरे लोग हैं वो इनको चक्रवर्ती भी नहीं मानते। बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महिम उसे कर देते रहे। महिम होते हैं राजा। संसार की, दुनिया के जो उसके अधीन थे वो उसको कर होता टैक्स 10 साल का भाई आप राज कीजिए और उसके बदले में आपको टैक्स दिया जाएगा। वो टैक्स उनको अंग्रेजों को दिया करते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, और जो देवता लोग थे वो देवता भी उसकी गुलामी, उसकी पराधीनता में थे और उसके काम करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। अग्नि, आप जानते हो, उसके देवता होते हैं अग्नि देवता। जो इंद्र देवता भी उसके दास थे, उसकी गुलाम थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? अर्थात रावण का घमंड किस तरह से भगवान राम ने तोड़ दिया। बड़े बड़े देवता उसकी गुलाम, क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान कर दिया। अर्थात उसके अंदर जो अहंकार था खत्म हो गया, और भगवान ने उसके अहंकार को खत्म कर दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, मार दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। अर्थात आखिरी दिनों में उसको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिला। इस प्रकार से उसका अहंकार टूट गया। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, आदमी और जो चाहे कुकर्म करे, पर अभिमान न करे, चाहे कितना भी बुरे काम करे, लेकिन अहंकार, घमंड, डर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। इतराए नहीं, इतराना होता ना, आप जानते हो इतराना, इतराए नहीं, अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। अर्थात अहंकार आया, अहंकार आने के पश्चात समाज से, दिन दुनिया, लोगों से और संसार से वो चला जाता है। शैतान का हाल भी पड़ा होगा, शैतान को आप जानते ही हैं, और उसका हाल पड़ा होगा। उसे ये अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अर्थात भगवान की भक्ति का, भक्त होने का उसको अहंकार था कि मेरे जैसा भक्त भगवान का कोई नहीं है। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया। लास्ट में भगवान ने उसको स्वर्ग में न भेज करके और सीधा नरक में पहुंचा दिया कि आपको नरक में जाइए, वही रहिए। शायद उन्होंने भी एक बार अहंकार किया, शायद उन राजा थे, उनको भी अहंकार हो गया था, भीख मांग मांग कर मर गया। अंत समय में भक्ति छोड़ करके और दुनिया के सामने भीख भिक्षा मांग करके वो भी मर गया। तुमने तो अभी अकल भी केवल एक राजा पास किया है, एक दर्जा पास किया, सॉरी
एक मतलब एक क्लास पास की तुमने तो, है ना, और उस एक क्लास में पास करने में तुम्हारे अंदर इतना अहंकार आ गया है, वो गलत है। इस तरह से वो प्रवचन दे रहे हैं, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया और तुमको घमंड आ गया, सिर फिर गया मतलब घमंड आ जाना, फिर गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुके, तब तो तुम्हारी आगे पढ़ाई हो गई। और जब इस समय छोटी कक्षाओं में तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, अहंकार आ गया, तो आगे कैसे पढ़ोगे? पढ़ भी गए तो बहुत बड़े अहंकारी हो जाओगे, और अहंकारी व्यक्ति माना जाता है। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हो। क्या बोलते हैं बड़े भाई, छोटे भाई को, कि ये जान लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं है, दूसरे की मेहनत से हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। अंधे की हार पटेल लग गया, अर्थात अयोग्य व्यक्ति को वैसे ही कुछ प्राप्त हो गया है, अर्थात अंधे की हार पटेल लगना। बहुत सारे मुहावरे इसके लिए, मुहावरों को ध्यान रखना, जितने मुहावरे हैं इन मुहावरों को याद करते रहना। ये मुहावरे आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जो मुहावरे हैं वही पूछे जाते हैं जो कक्षा में, जो किताबों में आपके दिए हुए हैं, वार्षिक परीक्षा के अंदर आते हैं। तो अंधे के हाथ पटेल लगना ये मुहावरा है। और तुम पढ़े नहीं या पढ़े थोड़ा बहुत और फर्स्ट क्लास आ गए, अव्वल आ गए, दर्जे में पास हो गए, अव्वल आ गए, तो तुम्हारे हाथ में, अंधे के हाथ में एक बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक ही बार लग सकती है, बार बार नहीं लगती। अंधे के हाथ में अयोग्य व्यक्ति को कुछ चीज मिलती है, एक आध बार मिलती है, बार बार नहीं, उसके हाथ बटेर नहीं आती, बार बार नहीं लग सकती, बार बार वो बटेर को नहीं पकड़ सकता, बार बार बटेर उसके हाथ में नहीं आता। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी आधा चोट निशाना पड़ जाता है, अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। अर्थात गुल्ली डंडा होता है ना, उसको खेलते हैं, और अंधा है, अंधा भी खेलता है, तो उससे एक आध चोट पे भी लग जाती है, तो वो पार कर देता है गिल्ली को। ये भी मुहावरा है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता, अतः इसको ऐसा कहना, कभी कभी लग जाना, कभी पास हो जाना, कभी क्या नाम से खेल कूद में अच्छी से छक्का मार देना है, ये क्या नाम से अच्छी बात नहीं है, अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता है ना। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना कर रहा है, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा तो व्यक्ति है खेल में हो, पढ़ाई में हो, जो है कि एक बार में पास हो जाए और उसको अहंकार न हो। खिलाड़ी भी अच्छा है जो हर जो बॉल है उसकी हर छक्का है या हर जो चीजें है वो उसके खाली नहीं रहना चाहिए, उसकी बड़ी रहना चाहिए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, अर्थात बार बार तुम्हारे दिमाग में आती है कि मैं फेल हो गया, तुम पास हो गए, मैं फेल हो गया, तुम पास हो गए, तो इस चीज पर आप मत जाइए मेरे फेल होने पर। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, दांतों पसीना आ जाना, बहुत मेहनत करना है, कड़ी मेहनत करना। जब मेरे दर्जे मेरी क्लास में आओगे तो तुमको पता पड़ेगा कि पढ़ाई क्या होती है, बड़ी कक्षाओं में आना क्या होता है। जब अलजबरा होता है, आपने मैथमेटिक्स होता है अलजबरा, और ज्योमेट्री अभी मैथमेटिक्स होती है, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ये लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लोहे के चने चबाना मतलब मुश्किल काम करना, लोहे के चने चबाना मेहनत का काम करना, ये पढ़ेंगे। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिस्तान, ब्रिटेन का, यूरोप का। तो बादशाहों के नाम याद करना पड़ेगा, आसान नहीं, बादशाहों के नाम लुइस कई है, लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3, लुइस 18 तक है ना। और उसी प्रकार से हेनरी साहब है, कई है, जॉर्ज 1, जॉर्ज 2, जॉर्ज 3, जॉर्ज 4, जॉर्ज 5, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, जॉर्ज भी कई है। तो इनको याद रखना, इनका इतिहास पढ़ना, कौन से राजा के काल में क्या हुआ, कौन सा राजा कब से कब तक रहा, ये बातें याद करना बड़ा मुश्किल हो जाए। 8 हेनरी हो चुके हैं, हेनरी 1, हेनरी 2, हेनरी 3, हेनरी 4, हेनरी 5, हेनरी 6, हेनरी 7, हेनरी 8 तक हुए हैं। तो कौन सा हेनरी किस काल में हुआ, कौन से हेनरी ने कौन सा काम किया, ये इतिहास को जानना, उसकी तिथिवार को समझना और पढ़ना बड़ा मुश्किल है। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, अर्थात कौन सा कांड जो है कौन से हेनरी के समय में हुआ, उसको याद रखना भी बड़ा मुश्किल है। क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? अर्थात ये चीजें जो उनको याद करना, पढ़ना, ये आसान थोड़ी है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा तेज काम है। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और 7 नंबर गाए। अगर काम किया 8वें ने, 7वें ने, और आपने लिख दिया हेनरी 8वां।
हिंदी 8वां लिखा, लिखते ही आपके सारे नंबर, सारे मार्क्स गायब। छपाचक कॉपी कुछ नहीं, 0 मार्क्स। सी पर भी नहीं मिलेगा, सी होगा 0, अर्थात आपको उस लिखे हुए पर 0 भी नहीं मिलेगा। सी पर भी नहीं मिलेगा, 0 भी नहीं मिलेगा, 0 भी। इस तरह से वो छोटे भाई को ये शिक्षा दे रहे हैं। हो किस ख्याल में, अर्थात तुम किस ख्याल में हो, किस चिंतन में हो कि इस तरह से पढ़ाई आसान है और आसानी से हम पढ़ लेंगे, बड़ा मुश्किल है। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, जेम्स 1, जेम्स 2, जेम्स 3, जेम्स 4, दर्जनों विलियम फर्स्ट, विलियम सेकंड, विलियम थर्ड, ऐसे इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे। जो सोशल स्टडी वगैरह है उसमें कई तरह के राजा हुए हैं, एक से लेकर के हुए। हाँ, तो ये नाम होते हैं और इन्हीं नामों को रखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो कोड ऑफ चार्ल्स 1, चार्ल्स 2, चार्ल्स 3, चार्ल्स 4, कौन सा चार्ल्स किस काल में हुआ, कौन सा चार्ल्स के कार्यकाल में कौन सा कांड हुआ, कौन से कार्यकाल में कौन सी गतिविधि हुई, ये याद रखना बड़ा मुश्किल है। दिमाग चक्कर खाने लगता है, अर्थात दिमाग घूम जाता है, दिमाग चक्कर खाने लगता है। क्या लिखूंगा, कौन सा था होगा, चार्ल्स कौन सा था, विलियम कौन सा था, हेनरी कौन सा था, आदि आदि। आंधी रोग होता है, अंधा होता है आदमी, इतने याद रख के। इन अभागों का नाम भी न जुटते, इन अभागों को नाम भी न जुटते, एक ही नाम के पीछे दोयम स्वयं चारुम पंचुम लगाते चले गए। दोयम दूसरा, स्वयं सोवा, चारुम चौथा, पंचम पांचवा, पता ना, जार्ज पंचम, जार्ज द्वितीय, जार्ज तृतीय, हेनरी 1, हेनरी 2, हेनरी 3, लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3, लुइस 4, लुइस तो 1820 तक हुए हैं। तो इस तरह से ये अपने नाम के आगे लगाया करते थे, और लगाने के पश्चात आप हमको पढ़ना पड़ा था और हमको जानकारी भी मुश्किल थी कि कौन से काल में कौन सा काम हुआ। चले गए, मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बताता, मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बताता, अगर तुम मुझसे पूछे तो मैं तुमसे बताता। हमको इतना कॉन्फिडेंस था अपनी शिक्षा पर कि मैं जो भी पढ़ता हूँ, चाहे 2 साल पढ़ूँ, चाहे 3 साल पढ़ूँ, लेकिन विषय के ज्ञान को पूरा याद करता हूँ, विषय के ज्ञान को पूरा मुझे याद है। इस तरह से ये पाठ चलता रहता है। आज का पीरियड खत्म होता है, नेक्स्ट पीरियड पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।